बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑन लंदन फोर्सेस कि लंदन फोर्सेस पर कौन कौन से फैक्टर हैं जो असर अंदाज होते हैं। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि लंदन फोर्सेस किन मॉलिक्यूल्स के दरमियान में पाई जाती हैं। बेटे लंदन फोर्सेस पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान भी हो सकती हैं, इसके अलावा पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान भी हो सकती हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान भी हो सकती हैं। अगर इनकी सिग्निफिकेशन की बात की जाए कि किस में इन तीनों में से ये जो तीन कैटेगरीज मैंने बनाई हैं, इन तीन कैटेगरीज में से किसके अंदर लंदन फोर्सेस जो हैं वो सिग्निफिकेंट होती हैं, तो बेटा सिग्निफिकेंट होती हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान। और हम भी जो डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स वो नॉन पोलर की ही होगी। बेटा जब दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते हैं, क्योंकि दोनों होते नॉन पोलर है ना, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्शन पैदा होती है और उस रिपल्शन के नतीजे में वो पोलराइज्ड हो जाते हैं। यानी कि परमानेंटली पोलराइज्ड की मैं बात नहीं कर रहा, टेम्परेरी आर्जी तौर पर वो क्या हो जाते हैं, पोलराइज्ड हो जाते हैं। और उस टाइम जो फोर्सेस वजूद में आते हैं या फोर्सेस जो मौजूद होती हैं वो फोर्सेस कहलाती हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो चलें अब हम बात करते हैं। मान लें आपके पास तीन मॉलिक्यूल हैं, आपसे कोई पूछता है कि ए बी एंड सी, ये तीन मॉलिक्यूल आपको दे देता है और कहता है कि पहला क्वेश्चन आपसे ये करता है इनमें से किसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो किसका हाई होगा। और दूसरे नंबर पर वो आपसे पूछता है कि इनमें से कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है और कौन सा जो है वो गैस है। ये दो क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो जाहिर सी बात है अगर आपको पता होगा कि सारे के सारे क्या है, नॉन पोलर है, मान लें कि तीनों की तीनों क्या है, नॉन पोलर है। बेटे नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान कौन सी फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, जाहिर सी बात है लंदन फोर्सेस है। तो आप ये कहेंगे इसके अंदर भी लंदन फोर्सेस है, इसके अंदर भी लंदन फोर्सेस और इसके अंदर भी क्या है, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं। तो बेटा अब आपके लिए लिखना बड़ा आसान होगा कि इसमें से किसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है जिसके अंदर लंदन फोर्सेस ज्यादा होंगी, स्ट्रांग होंगी, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा। ये तो हो गया आसान सा जवाब। आपने ये कहना है जिसके अंदर लंदन फोर्सेस ज्यादा है यानी कि स्ट्रांग है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी उसका क्या है, ज्यादा है, हाई है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे अभी सॉलिड कौन सा है, तो आप ये कहेंगे जिसके अंदर लंदन फोर्सेस ज्यादा है वो सॉलिड है और जिसके अंदर कम है वो क्या है, गैस है, और जिसके अंदर मॉडरेट है वो क्या है बेटे, लिक्विड है। जहां तक तो बड़ी आसान बात है। अब इसके बाद आपसे ये पूछा जाएगा कि इनमें से किसके अंदर लंदन फोर्सेस स्ट्रांग है। आप जो कह रहे हैं ना भाई स्ट्रांग फोर्सेस, वीक फोर्सेस, किसके अंदर, इन तीनों में से किसके अंदर लंदन फोर्सेस स्ट्रांग है। जाहिर सी बात है इसका आंसर आपको तभी पता चलेगा जब आप स्टडी करेंगे। किसकी स्टडी करेंगे, वो फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं लंदन फोर्सेस पर, यानी कि लंदन फोर्सेस पर जो फैक्टर असर अंदाज होते हैं, जब आप उनकी स्टडी करोगे तभी आपको पता चलेगा कि भाई आखिर लंदन फोर्सेस किसके अंदर ज्यादा है और किसके अंदर कम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वो फैक्टर्स। बेटा उन चार फैक्टर्स के जरिए आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, जिनमें पहला हमारे पास है साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ। अगर एटम ले रहे हैं तो यहां पर एटम लिख लेंगे, मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो फिर क्या लिखेंगे बेटे, मॉलिक्यूल लिखेंगे। इनके साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ एटम और मॉलिक्यूल, एटम या मॉलिक्यूल का साइज यानी कि साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। अब साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या है बेटे, अगर मैं एटम की बात करूं, फर्ज करो कि मेरे पास ये डी कोई एटम है और यहां तक इसके इलेक्ट्रॉन फैले हुए हैं, यहां तक ये सारे इसके इलेक्ट्रॉन फैले हुए हैं। तो बेटा जहां तक इसके इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स होंगे, जहां तक इसके इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स होंगे यानी कि फैले हुए होंगे, वो इस डी एटम का क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कहलाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि एटम का वो एरिया जहां तक उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं यानी कि वो डिस्पर्स होते हैं, वो फैले होते हैं, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कहलाता है। इसी तरह अगर इसको हम मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं तब भी क्या होता है, मॉलिक्यूल का वो एरिया जहां तक मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स होते हैं, फैले हुए होते हैं, वो सारा का सारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कहलाता है। क्लियर हो गया बेटे। अब याद रखना है क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि लंदन फोर्सेस किसकी वजह से होती हैं,
दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन होती है, और इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन कब ज्यादा होगी? जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन ज्यादा होगी कब? जब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या होगा? ज्यादा होगा। इसका मतलब यह हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अगर ज्यादा होगा तब ही इलेक्ट्रॉन आसानी से फैल सकेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन आसानी से फैल सकेंगे तो लंदन फोर्सेस क्या हो जाएंगी? स्ट्रांग हो जाएंगी। तो बेटा इस पहले पॉइंट से आप इनमें अंदाजा लगाएं कि किसके अंदर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि किसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो जाहिर सी बात है बेटा साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड किसका ज्यादा है? बी का नहीं, ए का नहीं। तो किसका ज्यादा है बेटा? साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा है सी का। क्यों? क्योंकि इसका साइज ज्यादा है। अगर बेटा साइज ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भी ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का साइज ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्स होना सी के अंदर आसान होगा बनिस्बत इनके। तो आप ये कहेंगे कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो सी का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है, इसका कम और इसका सबसे कम हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे एटॉमिक नंबर की। बेटा एटॉमिक नंबर से भी आपको पता चल जाता है कि किसके अंदर लंदन फोर्सेस ज्यादा है और किसके अंदर लंदन फोर्सेस कम है। मान ले मेरे पास इसका एटॉमिक नंबर है 2, इसका एटॉमिक नंबर है 10 और इसका एटॉमिक नंबर है 18। अब बेटा देखिए जिसका एटॉमिक नंबर 2 है इसमें सिर्फ एक ही शेल होगा, क्या शेल होगा, और जिसका एटॉमिक नंबर 10 है इसमें कितने शेल होंगे? इसमें बेटा 2 शेल होंगे, के भी होगा और एल भी होगा। इसके अलावा जिसका एटॉमिक नंबर 18 है इसके अंदर कितने शेल होंगे? 3 शेल होंगे, के में 2 आ जाएंगे, एल में 8 और एम में भी क्या आ जाएंगे बेटे? 8 आ जाएंगे। तो अब आप देखिए जरा गौर करें, जब एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो नंबर ऑफ शेल्स, इधर हमारे पास 1 है, इधर कितने शेल्स? 2 हैं, इधर शेल्स कितने हैं? 3 शेल्स हो गए। तो आप ये कहेंगे कि जब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। डिस्टेंस जो होगा न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान वो भी बढ़ जाएगा। जब वो डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्स होना, इलेक्ट्रॉन का फैलना जो है बेटे वो आसान हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन आसानी से सुकून के साथ फैलेंगे, आसानी के साथ फैल जाएंगे तो जाहिर सी बात है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी क्या हो जाएंगी? ज्यादा हो जाएंगी। और जब लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस ज्यादा होगी तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज्यादा। तो बेटा इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इनके एटॉमिक नंबर के हवाले से भी हमने देख लिया किसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? सी का। क्यों ज्यादा है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा है। नंबर ऑफ शेल्स क्यों ज्यादा है? क्योंकि एटॉमिक नंबर ज्यादा है। क्लियर हो गया? इसके बाद हम बात करते हैं बेटे थर्ड पॉइंट की, वो हमारे पास है पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी क्या होता है? जाहिर सी बात है बेटा जब 2 मॉलिक्यूल करीब आएंगे, मैंने आपको बताया कि वो पोलर होंगे, और पोलर कब होंगे? जब उनके इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगी, और इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन जो है जाहिर सी बात है वो एक हद के अंदर ही होगी ना। तो बेटा पोलराइजेबिलिटी दरअसल में एक एक्सटेंट होती है, एक्सटेंट एक हद होती है जिसके अंदर एक एटम के इलेक्ट्रॉन या मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम या दूसरे मॉलिक्यूल की वजह से डिस्टर्ब होते हैं या पोलराइज्ड होते हैं। ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होती है। तो आप ये कह सकते हैं द एक्सटेंट एट विच इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ एन एटम और मॉलिक्यूल कैन बी पोलराइज्ड, पोलराइज्ड हो सकता है या डिस्टॉर्टेड, इसको हम क्या बोलते हैं? पोलराइजेबिलिटी कहते हैं। और याद रखना पोलराइजेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी लंदन फोर्सेस उतनी क्या होगी? ज्यादा होंगी, क्योंकि पोलराइजेबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? लंदन फोर्सेस के। और जब लंदन फोर्सेस ज्यादा होंगी तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। अब बेटा जरा गौर करें, पोलराइजेबिलिटी इसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है। जाहिर सी बात है जिसका साइज ज्यादा है उसी की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है। तो आप ये कहेंगे कि सी की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है। सी की अगर पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है तो लंदन फोर्सेस भी इसी के अंदर ज्यादा होगी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी इसी का क्या होगा? ज्यादा होगा। क्लियर हो गया? अब बेटे इसके बाद हम बात करते हैं नंबर्स ऑफ एटम की। नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल। मान लो कि मेरे पास ये मॉलिक्यूल है और इसके अंदर नंबर ऑफ एटम है 3, इसके अंदर है 4, इसके अंदर है 5। तो बेटा आपने देखना ये है किसके अंदर नंबर ऑफ एटम ज्यादा है? जाहिर सी बात है बी के अंदर नहीं, किसके अंदर ज्यादा है? सी के अंदर ज्यादा है। इधर 5 है, फर्स्ट कर रहे हैं कि 5 एटम्स है इसके अंदर, इस मॉलिक्यूल के अंदर। तो बेटा जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम ज्यादा होंगे
उसका मॉलिक्यूलर मास भी क्या होगा, ज्यादा, और जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है उसका मॉलिक्यूलर साइज भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और जिसका मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा होगा उसकी पोलराइजेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, और जिसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है उसके अंदर लंडन फोर्सेस भी क्या होगी, ज्यादा। अगर लंडन फोर्सेस ज्यादा है तो एमजीबी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और स्टेट कौन सी होगी भाई, सॉलिड होगी। तो इस तरह से आपने बेटा इनको देखना है। तो चलिए अब हम इनकी थ्योरी थोड़ी सी लिखते हैं और इनको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए पहला पॉइंट वो है हमारा साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। किसका, एटम का भी हो सकता है, मॉलिक्यूल का भी हो सकता है। अब देखिए बेटा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, मैं यहां तक लिख लेता हूं। अब देखिए मैंने आपको पहले कहा है कि लंडन फोर्सेस के अंदर हम ज्यादातर डिस्कस करते हैं किसको, नॉन पोलर को। तो बेटा ये सारे के सारे क्या है, नॉन पोलर है। ये 8th ग्रुप के एलिमेंट हैं। आप इसको 8th ए भी कह सकते हैं या आप इसको बोलते हैं 18th भी कह सकते हैं, या इसका एक और नेम होता है जीरो ग्रुप। ये सारे के सारे नॉन पोलर हैं। अब बेटा क्या है कि हीलियम, इसका साइज स्मॉल है, इसका साइज इससे बड़ा, इसका साइज इससे बड़ा, इसका साइज इससे बड़ा, और इसका साइज सबसे बड़ा है। तो देखिए साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में कौन जीता, ज़ीनॉन जीता। तो जाहिर सी बात है जिसका साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा ज्यादा, जिसका साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा ज्यादा, उधर इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्स होना आसान होगा। तो बताएं इसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से डिस्पर्स होंगे या इसमें, जाहिर सी बात है इसमें ज्यादा डिस्पर्स होंगे। क्यों, क्योंकि इसका साइज ग्रेटर है। साइज ग्रेटर होने की वजह से इलेक्ट्रॉन यहां पर आसानी से क्या होंगे, डिस्पर्स होंगे, और इधर बनिस्बत इसके इधर इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्स होना मुश्किल होगा, इधर आसान होगा। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्स होना आसान होता है वहां पर लंडन फोर्सेस स्ट्रांग हुआ करती हैं, और जहां पर लंडन फोर्सेस स्ट्रांग हुआ करती हैं उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, स्ट्रांग होता है। बेटा यही वजह है, आपसे क्वेश्चन यूं भी पूछा जा सकता है कि हीलियम जो है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है मेरे ख्याल में ये -268 पॉइंट समथिंग है। इसी तरह ज़ीनॉन जो है बेटे इसका जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है वो है -107। अब देखिए बेटा आप इसको ज्यादा मत समझना, जितनी बड़ी रकम माइनस में होती है उतनी वो छोटी होती है। तो बेटा इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह आपने यही बतानी है, क्योंकि साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ हीलियम, ये क्वेश्चन आ सकता है बेटे, आपसे पूछा जाएगा व्हाई boiling point of helium is less than that of xenon। xenon की निस्बत हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों होता है, इसकी वजह क्या है। तो आपने ये कहना है कि साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ हीलियम इज स्मॉल एज कंपेयर टू xenon। हीलियम का जो साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो स्मॉल होता है बनिस्बत ज़ीनॉन के। जब इसका साइज स्मॉल है तो आप ये कहेंगे कि इन हीलियम इलेक्ट्रॉन डिस्पर्शन इज नॉट इजी एज कंपेयर टू ज़ीनॉन। ज़ीनॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्स होना आसान होगा। देयरफॉर लंडन फोर्सेस इन ज़ीनॉन आर स्ट्रांग देन दैट ऑफ helium। due to this reason boiling point of helium is less than that of xenon। बेटा अगर boiling point की जगह पर आपसे पूछा जाए melting point, फिर भी आपने यही रीजन लिखनी है, रीजन यही लिखनी है। क्लियर हो गया। इसके अलावा बेटा आपको और भी कंपेयर दे सकता है, इसका कंपेयर देगा, इसका कोई भी दे सकता है, बस रीजन आपने यही लिखनी है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट आपको कम नजर आए तो आपने ये कहना है इसके अंदर लंडन फोर्सेस कम है। क्यों कम है, क्योंकि इसका साइज क्या है, कम है। ठीक हो गया। तो चलते हैं बेटा इसके बाद अब इसकी थ्योरी में आपने क्या लिखना है, इसकी थ्योरी में आपने ये लिखना है लंडन फोर्सेस, ये लिखते जाएं आप, लंडन फोर्सेस डिपेंड ऑन साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। लंडन फोर्सेस जो है वो डिपेंड करती हैं, किस पर डिपेंड करती हैं, साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। इसके बाद नीचे आपने लिखना है ग्रेटर द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ एटम और मॉलिक्यूल,
ग्रेटर विल बी द लंडन फोर्सेस। जितना साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा होगा उतना ही लंडन फोर्सेस क्या होंगी, ज्यादा होंगी। इस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आल्सो हाई। इसके बाद आपने एग्जांपल में लिखना है। एग्जांपल में आपने ये वाली एग्जांपल लिख लेनी है और इसके साथ जो थ्योरी उसकी लिखनी है, आपने ये लिखना है। ये मैंने एक ग्रुप ड्रा किया है नोबल गैसेस का। तो बेटा ये हो गया ग्रुप। जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं यानी कि टॉप टू बॉटम आते हैं, क्या होता है, साइज बढ़ता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है। तो साइज बढ़ने से क्या होगा, बताएं जी, साइज बढ़ने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का जो साइज है वो बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बढ़ने से इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्स होना आसान हो जाएगा। तो आप ये कहेंगे व्हेन वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप then size of electronic cloud increase, then size of electronic cloud increase and dispersion of electrons more easy। इलेक्ट्रॉन की जो डिस्पर्शन है वो क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। therefore लंदन फोर्सेस बिकम स्ट्रॉन्ग। लंदन फोर्सेस क्या होती जाती हैं, स्ट्रॉन्ग होती जाती हैं। Due to this reason, melting and boiling point of noble gases increase down the group। यही वजह है कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हुए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसका, नोबल गैसेस का इंक्रीज हो जाता है। कब, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं एटॉमिक नंबर को। देखो अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर की, तो बेटे इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2 2 + 8 क्या होगा, 10 होगा। 10 + 8 क्या होगा, 18। इसी तरह आगे करते जाना, 2 8 8 18 32। ये इंशाल्लाह कभी समझाऊंगा आपको, मैं यहाँ तक फिलहाल लिख रहा हूँ। देखिए भाई इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 2। इसमें सिर्फ एक शेल है। इसका एटॉमिक नंबर 10 है। इसमें क्या होगा, K और L शेल होगा, 2 शेल हो गए हैं। इसमें एक शेल था। अगर हम आर्गन की बात करें तो इसमें कितने शेल हैं, K L M, 3 शेल आ गए, 3 शेल आ गए, शेल्स बढ़ गए हैं। तो आप ये कहेंगे कि एटॉमिक नंबर जब इंक्रीज होता है, एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने से नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, एटॉमिक नंबर के बढ़ने से नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, और नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने से डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, वो बढ़ जाता है। और जब डिस्टेंस बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से सुकून के साथ, मजे के साथ वो क्या हो सकते हैं, डिस्पर्स हो सकते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्स होना आसान हो जाता है तो लंदन फोर्सेस क्या हो जाएंगी, स्ट्रांग हो जाएंगी। ठीक हो गया। इसकी थ्योरी में आपने क्या लिखना है, बाय इंक्रीजिंग द एटॉमिक नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज, बाय इंक्रीजिंग द एटॉमिक नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज, एंड बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ शेल्स distance between the nucleus and outermost electron increase, hence London forces become strong, so melting and boiling point also high। melting and boiling point क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। एग्जांपल में आप फिर से यही बात लिख सकते हो, when we move from top to bottom in a group then atomic number increase। atomic number क्या होता है, increase, by increasing the atomic number of shells increase, by increasing the number of shells London forces are strong, when London forces are strong then melting and boiling point also high। due to this reason melting and boiling point of noble gases increase down the group। इसके अलावा बेटा आप एक और एग्जांपल भी ले सकते हो जो कि हेलोजन की है, क्योंकि वो भी तो नॉन पोलर है ना। फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन, फिर कल बारिश आई, वैसे कल आई भी थी मेरे ख्याल में। देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बेटे फ्लोरीन का साइज स्मॉल, इसका साइज इससे ज्यादा, इसका साइज इससे ज्यादा, इसका साइज सबसे ज्यादा। तो जाहिर सी बात है अगर हम साइज के हवाले से देखें तो साइज इसका ज्यादा, इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स यहाँ पर आसानी से होंगे, जिसकी वजह से लंदन फोर्सेस यहाँ पर स्ट्रांग होंगी। और इसीलिए ये हमारे पास है सॉलिड की सूरत में एग्जिस्ट करता है एट रूम टेम्परेचर, और ये जो है बेटा गैस की सूरत में। तो अगर आपसे ये पूछा जाए क्वेश्चन कि व्हाई फ्लोरीन इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर एंड आयोडीन इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, कि रूम टेम्परेचर पर आयोडीन सॉलिड क्यों है और फ्लोरीन गैस क्यों है, बड़ी आसान सी रीजन है। यही बात आपने लिख देनी है कि फ्लोरीन का जो साइज है वो आयोडीन से क्या होता है, कम होता है, जिसकी वजह से फ्लोरीन का
इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है, साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड लेस होगा किससे, आयोडीन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड से। और आयोडीन के अंदर इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्स होना क्या होगा, आसान होगा। फ्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्स होना क्या होगा, मुश्किल होगा। और जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्स होना आसान होता है उसके अंदर लंडन फोर्सेस क्या होती है, स्ट्रांग होती है। और जाहिर सी बात है जिसके अंदर लंडन फोर्सेस स्ट्रांग है वो किसकी सूरत में होगा, सॉलिड की सूरत में। और जिसके अंदर लंडन फोर्सेस वीक होती है वो किसकी सूरत में होगा, गैस की सूरत में होगा। ठीक हो गया बेटे। अगर एक और क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाए जो कि है फ्लोरीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है, फ्लोरीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है, मेरे ख्याल में ये होगा -188 और समथिंग। आयोडीन का बेटा ये होता है प्लस के अंदर, ये माइनस के अंदर, ये प्लस के अंदर है, ये +184। देखिए इधर माइनस में है बहुत कम है, इधर प्लस में है बहुत ज्यादा है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि फ्लोरीन का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ये मैं फिलहाल बॉइलिंग पॉइंट लिख रहा हूँ, आपसे दोनों पूछे जा सकते हैं, तो आपने ये कहना है, अगर आपसे पूछा जाए कि फ्लोरीन का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों होता है आयोडीन से, तो आपने फिर भी यही आंसर लिखना है। आपने ये लिखना है कि फ्लोरीन का साइज आयोडीन की निस्बत कम होता है, जिसकी वजह से फ्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन की डिस्पर्शन जो है वो आसान नहीं होती, जबकि आयोडीन के अंदर इलेक्ट्रॉन की डिस्पर्शन आसान होती है। इसके अलावा लंडन फोर्सेस आयोडीन के अंदर स्ट्रांग है जबकि फ्लोरीन के अंदर वीक है। इसके अलावा ज़ाहिर सी बात है जब इतना बस ये काफ़ी हो जाएगा इतने रीजन है, तो फिर आपने ये कह देना है कि यही वजह है कि आयोडीन का बॉइलिंग पॉइंट जो है या मेल्टिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। बॉइलिंग पॉइंट जो है बेटा वो ज़्यादा होता है किससे, फ्लोरीन से। मैं मेल्टिंग पॉइंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपसे वो भी पूछा जा सकता है। फिलहाल मैंने बॉइलिंग पॉइंट लिखे हुए हैं, आपसे मेल्टिंग के हवाले से भी पूछ सकता है। तो यहाँ तक बेटा क्लियर हो गया, मेरे ख्याल में समझ आ गई है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं पोलराइजेबिलिटी। कि पोलराइजेबिलिटी क्या होता है, अभी बताया है आपको। पोलराइजेबिलिटी मींस पोलराइज होना। और पोलराइज कब होती है चीज़ें, जब दो नॉन मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते हैं और उनके इलेक्ट्रॉन जो है ना एक दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं और क्या कर देते हैं, पोलराइज कर देते हैं। और क्या कर देते हैं, पोलराइज कर देते हैं। ये एक्सटेंट होती है, एक हद होती है। डेफिनेशन आपको लिखवा चुका हूँ कि द एक्सटेंट एट विच इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ एटम और मॉलिक्यूल कैन बी पोलराइज्ड और डिस्टॉर्टेड नाउन एज पोलराइजेबिलिटी। इसको हम, ये हद होती है। इसके अलावा बेटा पोलराइजेबिलिटी अगर ग्रेटर होगी, पोलराइजेबिलिटी क्या होगी, अगर पोलराइजेबिलिटी होगी ग्रेटर तो लंडन फोर्सेस जो है ये भी क्या हो जाएंगी, लंडन फोर्सेस स्ट्रांग हो जाएंगी। अगर लंडन फोर्सेस स्ट्रांग है तो एमबीबीपी क्या हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो आपने ये कहना है ग्रेटर द पोलराइजेबिलिटी स्ट्रांगर विल बी द लंडन फोर्सेस, स्ट्रांगर विल बी द लंडन फोर्सेस कॉज हाई मेल्टिंग एट बॉइलिंग पॉइंट। जब लंडन फोर्सेस बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं तो जाहिर सी बात है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, उसका हाई हो जाएगा। तो यहाँ तक हो गया बेटा पोलराइजेबिलिटी। इसके बाद पोलराइजेबिलिटी के अंदर आप वो आयोडीन वाली एग्जांपल पुट कर सकते हैं, सॉलिड है, फ्लोरीन गैस है, ये वाली पुट कर सकते हैं, या ऊपर वाली एग्जांपल जो मैंने पहले आपको लिखवाई वो भी आप पुट कर सकते हैं, हीलियम नियॉन का। इसके बाद है बेटा नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स बेटा CH4, C2H6, C3H8, C6H14। अब देखिए आपसे ये कहता है कि CH4 इसका जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये लेस क्यों है, किससे, C2H6 से। इनके C2H6 का क्या है, इससे ग्रेटर है और CH4 का कम है। मैं इन दोनों का पहले कंपेयर कर रहा हूँ, इन दोनों का। इसमें से CH4 का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम है, C2H6 का क्या है, ग्रेटर है। आपसे इसकी वजह पूछेगा, इसकी वजह क्या है बेटा, सिंपल सी वजह है, जाहिर सी बात है कि CH4 इसके अंदर नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 1 + 4 क्या हो जाएगा, बच्चों वाली बात है, 5 हो जाएगा। और क्या होगा, C2H6 2 + 6 क्या होगा भाई, 8 हो जाएगा। अब देखिए नंबर ऑफ एटम्स CH4 के अंदर, मीथेन के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 5 हैं, जबकि इथेन के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, 8 हो गए, जो कि ग्रेटर है किससे, मीथेन से। मीथेन में नंबर ऑफ एटम्स कम है, इथेन में नंबर ऑफ एटम्स क्या हो गए हैं, ज्यादा हो गए हैं। तो बेटा जहां पर दोनों मॉलिक्यूल है और दोनों के दोनों नॉन पोलर है, नॉन पोलर में क्या होगी, लंडन फोर्सेस, इसमें भी लंडन फोर्सेस है, इसमें भी लंडन फोर्सेस है,
फर्क क्या है, इसमें स्ट्रांग है इसमें वीक है। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह है नंबर ऑफ एटम्स। क्यों? क्योंकि CH4 के अंदर नंबर ऑफ एटम्स क्या है, कम है। C2H6 के अंदर नंबर ऑफ एटम्स क्या हो गए, ज्यादा है। बेटा जब नंबर ऑफ एटम्स बढ़ जाते हैं तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाता है, जब मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता है, और जब मॉलिक्यूलर साइज बढ़ जाता है तो लंडन फोर्सेस बढ़ जाती है, पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। तो यही तो रीजन है, आपने यही रीजन लिखनी है। इसके बाद आपको कोई कंपेयर भी दे सकता है, आपको CH4 और C6H14 का कंपेयर दे सकता है। आपको कहेगा कि वाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ CH4 इज लेस देन दैट ऑफ C6H14, इससे कम क्यों होता है? तो बेटा इसकी रीजन भी यही होगी। CH4 का मैंने पहले कैलकुलेट किए हुए हैं, तो यहां पर देखते हैं C6H14 कितने नंबर ऑफ आइटम हो रहे हैं, C6 + 14 ये हो रहे हैं 20 बन रहे हैं, इधर 5 बन रहे हैं। जाहिर सी बात है 20 ज्यादा है किससे, 5 से। तो आप ये कहेंगे मीथेन के अंदर नंबर ऑफ एटम्स क्या है, लेस है, जबकि हेक्सेन के अंदर, ये हेक्सेन है, हेक्सेन के अंदर नंबर ऑफ एटम्स क्या है, ग्रेटर है, ज्यादा है। तो जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होंगे तो आपने ये लिखना है ग्रेटर द नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल, ग्रेटर विल बी द मॉलिक्यूलर मास, ग्रेटर विल बी द मॉलिक्यूलर मास, ग्रेटर विल बी द मॉलिक्यूलर साइज, ग्रेटर विल बी द मॉलिक्यूलर साइज, ग्रेटर विल बी द पोलराइजेबिलिटी, यही रीजन लिखनी है। ग्रेटर विल बी द पोलराइजेबिलिटी, ग्रेटर विल बी द पोलराइजेबिलिटी कॉज स्ट्रॉन्ग लंडन फोर्सेस। ये जो ग्रेटर पोलराइजेबिलिटी होती है ये वजह बनती है किसकी, स्ट्रॉन्ग लंडन फोर्सेस की वजह बनती है। एंड स्ट्रॉन्ग लंडन फोर्सेस कॉज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और स्ट्रॉन्ग लंडन फोर्सेस जो है वो हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की वजह बनते हैं। तो ये हो गए इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स के जो क्वेश्चन रिलेटेड थे, ये मैंने आपको कराए हैं। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा भी जा सकता है आपसे, वो ये है कि CH4 जो है ये गैस है, जबकि C6H14 जो है ये लिक्विड है। C6H14 इज अ लिक्विड। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह भी बेटा आपने सारे की सारी यही लिखनी है, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ एटम ज्यादा है। जो अभी मैंने आपको बात बताई सारे लिख देनी है, फिर आकर पर ये लिखना है कि यही वजह है कि ये लिक्विड है और वो क्या है, गैस है। अच्छा, अगर आपसे पूछे CH4 और C2H6 की फिजिकल स्टेट के बारे में, तो बेटा ये दोनों गैसेज हैं, इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं होगा। अगर यहाँ पर क्वेश्चन देगा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के हवाले से देगा, इसके और इसके दरमियान में देगा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी दे सकता है, और इसके साथ इसकी फिजिकल स्टेट भी दे सकता है। तो चलें अब चलते हैं इसकी थ्योरी के अंदर, क्या आपने इसके अंदर क्या लिखना है। बेटा आपने लिखना है द मॉलिक्यूल्स हैविंग लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, द मॉलिक्यूल्स हैविंग लार्ज नंबर ऑफ एटम्स हैविंग highest molecular size and have high polarizability, and high polarizability cause strong London forces, and London forces and strong London forces cause high melting and boiling point। तो ये इसकी थ्योरी में आपने लिखना है कि ग्रेटर द नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल, ग्रेटर विल बी द पोलराइजेबिलिटी, ग्रेटर विल बी द मॉलिक्यूलर मास, ग्रेटर विल बी द मॉलिक्यूलर साइज, ग्रेटर विल बी द लंडन फोर्सेस, डिस्पर्शन फोर्सेस, Hence melting and boiling point are also high। तो बेटा इस तरह से ये हमारा टॉपिक जो है ये कंप्लीट हुआ। इंशाअल्लाह अगले टॉपिक में या अगले वीडियो में हम बात कर रहे होंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।